जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में लिबरलिज्म आइडियलिज्म की थ्योरी को पढ़ा था और आज हम क्लासिकल रियलिज्म को देखेंगे। तो ये क्लासिकल रियलिज्म वाले जो स्कॉलर्स हैं वो लिबरलिज्म आइडियलिज्म की जो थ्योरी थी उसमें फ्लॉज निकालेंगे और फिर अपनी थ्योरी पेश करेंगे कि भाई हमारे मुताबिक पीस इस तरह लाया जा सकता है। तो अगर आपने वो लास्ट लेक्चर नहीं सुना हुआ तो काइंडली पहले वो सुन लें ताकि आपको आइडिया हो सके कि पहले किस तरह चलता आ रहा है और हम एक सीक्वेंस से आगे बढ़ सकें, क्योंकि उन्हीं चीज़ों का इन्होंने रिजेक्ट करना है जो कि हमने लिबरलिज्म आइडियलिज्म की थ्योरी में एक्सप्लेन की थी। जैसे कि हमने कहा था कि पहली जो दो थ्योरीज़ हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की वो ट्रेडिशनल अप्रोच और ट्रेडिशनल मेथड पे बेस कर रही हैं। तो ये क्लासिकल रियलिज्म भी ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू आई थी। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम तीन चीज़ें यूज़ करते हैं, हिस्ट्री, फिलोसफी और लॉ। तो हमें हिस्ट्री में ऐसी क्या एग्जांपल्स मिलती हैं, फिलोसफर्स ने ऐसी क्या क्या बातें की हुई थी और ऐसे कौन कौन से लॉज थे जो वायलेट किए गए थे और वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गई थी। तो सबसे पहले अगर हम रियलिस्ट फिलोसफर्स की बात करें तो क्योंकि रियलिस्ट आइडियाज़ ऑलरेडी हिस्ट्री में एग्जिस्ट करते थे, हमारे आईआर के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने उन्हीं आइडियाज़ को यूज़ करते हुए इंटरनेशनल रिलेशंस में क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी को डिवाइस किया। इसमें जो सबसे पहले फिलोसफर हमें मिलते हैं वो है थुसिडाइडस। ये ग्रीक हिस्टोरियन है। इनका कहना था कि मोरालिटी इज़ डिटरमाइंड बाय पावर, कि जितनी भी मोरालिटीज़ है वो पावर से डिटरमाइन की जाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास आए थे मैक्वेली। इन्होंने कहा था कि ये दुनिया जो है ये बहुत ही डेंजरस प्लेस है, यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो अचीव किए जाएंगे स्टेट के थ्रू या रूलर के थ्रू। इसके लिए इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया था रेजन दितात, जिसमें इन्होंने कहा था कि रूलर जो है वो अपने इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड करता है, कोई भी फैसला लेता है। इसमें इन्होंने मज़ीद ये भी कहा था कि जो दुनिया है ये एक क्योटिक प्लेस है, इसमें अगर आप मोरालिटी और इमोरालिटी के डिबेट में घुस जाएंगे तो आप अपने इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इनके मुताबिक मोरालिटी और इमोरालिटीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, आप स्टेट के लिए उसके इंटरेस्ट मैटर करते हैं। रूलर को चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को अचीव करे, चाहे मोरल वैल्यूज़ के थ्रू करे या इमोरल वैल्यूज़ के थ्रू करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे बस ज़्यादा से ज़्यादा पावर हासिल करनी चाहिए ताकि अपने इंटरेस्ट को फुलफ़िल कर सके। उसके बाद एक और फिलोसफर है थॉमस होब्स। इन्होंने कहा था हर इंसान को दूसरे इंसान से ख़तरा है। इसकी रीज़न इन्होंने ये दी थी कि भी ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। तो इनके जो सेल्फिश मोटिव्स हैं वो एक दूसरे को हार्म इन्फ्लिक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान को एक सिक्योरिटी डायलेमा क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए फिर लोगों में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू वो अपना एक रूलर और एक अथॉरिटी सिलेक्ट करें ताकि वो इनमें एक बैलेंस मेंटेन कर सके और ये एक दूसरे को हार्म ना पहुंचा सके। तो मेन थॉमस होब्स ने कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। तो अब आए थे 1920s और 30s में कि आईआर डिसिप्लिन में जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो लिबरलिज्म आइडियलिज्म की थी। तो जो इस थ्योरीज की इंटेंशन थी वो फेल हो गई, पीस तो नहीं आ सका, स्टेट्स के दरमियान अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और जो लीग ऑफ नेशन थी वो भी कोई इफेक्टिवली काम नहीं कर सकी और जो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट था वो भी इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं हो सका। रिलेटिवली जो स्मॉल पावर्स थी उनके अगेंस्ट तो कलेक्टिव सिक्योरिटी इनिशिएट हो जाती थी, लेकिन जो बिग पावर्स थी उनके अगेंस्ट। और इसी तरह डेमोक्रेसी की जो बात की थी लिबरलिज्म आइडियलिज्म वालों ने, कितने को स्टेट्स उस थ्योरी के बाद डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे आ गई थी। तो 1930s में आके ना जो आईआर डिसिप्लिन के स्कॉलर थे नेबोर, E.H. कार, मोरगेंथो, इन्होंने लिबरल आइडियलिज्म को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था। तो इन्होंने कहा था कि जो लिबरल आइडियलिस्ट से इन्होंने ब्लंडर किया है। सबसे पहले इन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की। तो इन्होंने कहा कि लिबरलिज्म आइडियलिज्म वाले कहते थे कि भी ह्यूमन नेचर जो है वो रेशनल है। जैसे कि ह्यूमन रेशनल है तो इंसानों से मिलकर स्टेट्स बनती हैं, तो स्टेट्स भी रेशनल हुई और स्टेट से मिलकर ही एक सिस्टम बनता है, स्टेट्स ही सिस्टम बनाती हैं तो सिस्टम भी रेशनल हुआ। तो क्लासिकल रियलिस्ट ने कहा कि भी ये आइडिया फ्लॉड है, ह्यूमन नेचर रेशनल नहीं है, ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। थॉमस होब्स ने ये बात की हुई है हिस्ट्री में, उसने प्रूव की हुई है ये बात कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। रियलिस्ट ने कहा कि ह्यूमन नेचर इज़ गवर्न बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, इसको ऑब्जेक्टिव लॉज से गवर्न किया जाता है और जो स्टेट है उसकी जो पॉलिटिक्स है वो भी ऑब्जेक्टिव लॉ से गवर्न की जाती है। और सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। जो लिबरल आइडियलिस्ट ने बात की थी वो फ्लॉड बात है, असल चीज़ ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है। इसी तरह स्टेट्स की नेचर सेल्फिश है और सिस्टम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनके नेशनल इंटरेस्ट हैं। तो पहले पॉइंट को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया जो उन्होंने कहा था कि ह्यूमन नेचर जो है वो रेशनल है। उसके बाद ये सिक्योरिटी और सर्वाइवल की बात करते हैं। क्लासिकल रियलिस्ट ने कहा था कि स्टेट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सिक्योरिटी और सर्वाइवल है। और लिबरल आइडियलिस्ट ने कहा था कि भी ये कैसे पॉसिबल होगा। उन्होंने कहा था
अगर स्टेट्स जो है वो कलेक्टिव सिक्योरिटी पे आ जाए तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। इसकी वजह से इंटरडिपेंडेंस बढ़ेगी और तमाम स्टेट जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे आ जाएंगी और कोऑपरेशन की तरफ जाएंगी। तो क्लासिकल रियलिस्ट ने कहा कि ये पॉइंट जो है ये ह्यूमन नेचर से डेविएट करता है। स्टेट की सिक्योरिटी और सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प की वजह से पॉसिबल होगा, कि अगर वो खुद कर सकेंगे अपनी सिक्योरिटी तभी पॉसिबल होगा। कोई और स्टेट या कोई कलेक्टिव सिक्योरिटी ये चीज़ इंश्योर नहीं कर सकती। उन्होंने फिर कुछ एग्जांपल्स भी दी 1920s की, कि इटली ने जब इथोपिया पे अटैक किया था, जापान ने जब चाइना पे अटैक किया था, और जर्मनी ने जब ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया पे अटैक किया था, तो फिर लीग ऑफ नेशन कितनी को एक्टिव हुई थी। और किसी भी बड़ी पावर ने दूसरी बड़ी पावर पे अटैक नहीं किया, बल्कि रिलेटिवली जो स्मॉल पावर्स थी उन्हीं को अटैक करते थे, और यहाँ पर कोई भी इफेक्टिव रोल कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्ले नहीं किया गया था। इससे फिर रियलिस्ट स्कॉलर्स ने कहा कि सिक्योरिटी और सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि जिस स्टेट के पास पावर है, जो बड़ी स्टेट है, उस पर किसी दूसरी स्टेट ने अटैक नहीं किया, क्योंकि उनके पास रिलेटिवली पावर ज़्यादा है उनसे। तो इसलिए कोई भी स्टेट सिक्योरिटी के मामले में दूसरी स्टेट पर रिलाई नहीं कर सकती। इसके बाद रियल स्कॉलर्स ने कहा था कि स्टेट इज़ द ओनली एक्टर, स्टेटिज्म। तो रियल स्कॉलर का कहना था कि स्टेट के अबव कोई भी एक्टर नहीं हो सकता। जैसे कि लिबरल आइडियलिस्ट ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की बात की थी, उस बात को रिजेक्ट करते हुए इन्होंने कहा था कि भी स्टेट से अबव कोई भी एक्टर नहीं हो सकता। इवन दो कि लीग ऑफ नेशन के पास आर्बिट्रेशन की प्रोविजन थी, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर की प्रोविजन थी, बट इसने कोई भी इफेक्टिव रोल प्ले नहीं किया था लीग ऑफ नेशन में। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि भी आपने ये जो यूटोपियन बात की थी ना कि स्टेट के ऊपर एक एक्टर बना दिया जाए जो इनको मैनेज करेगा, ये यूटोपियन बात थी, इसीलिए ये अपना कोई इफेक्टिव रोल प्ले नहीं कर सकी। स्टेट अपने ऊपर कोई भी एक्टर बर्दाश्त नहीं करती या करती। इसके बाद क्लासिकल रियलिज्म वाले इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं। जैसे कि लिबरल आइडियलिस्ट ने कहा था कि भी इंटरनेशनल लॉ होने चाहिए, तभी स्टेट्स जो हैं वो आपस में पीसफुली रह सकती हैं। तो रियलिस्ट ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ जो है ये वीक आइडिया है। लॉ की सक्सेस मैटर करती है जब ये अबव द पार्टिसिपेंट्स हो। लॉ तभी इफेक्टिव होगा जब ये पार्टिसिपेंट से अबव होगा। यहाँ पर जिस तरह आपने इंटरनेशनल लॉ बनाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर स्टेट ए फॉलो तभी करेगी लॉ जब वो उसके इंटरेस्ट में होगा। जब स्टेट ए फील करेगी कि भी XYZ जो लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है, ये मेरे इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, तो तब वो स्टेट उन लॉज को अबाइड बाय नहीं करेगी। लिबरलिस्ट आइडियलिस्ट का जो आइडिया था इंटरनेशनल लॉ का, उसको भी रियलिस्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो अब लिबरलिस्ट के आइडियाज़ को रिजेक्ट करने के बाद रियलिस्ट अपने आइडियाज़ देते हैं क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी की बेस में। इनका कहना था कि भी रीज़न दी तात, कि स्टेट की रीज़न क्या है, रीज़न ऑफ द स्टेट। इन्होंने कहा था स्टेट के सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है, उसके नेशनल इंटरेस्ट, और ये अचीव हो सकेंगे अगर स्टेट के पास पावर होगी, रिजोल्व होगी उनको अचीव करवाने की। तो इन्होंने कहा था कि नेशनल इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर। तो इसके तहत इन्होंने फिर आइडिया ऑफ पावर इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसको लिबरलिस्ट आइडियलिस्ट ने इग्नोर कर दिया था। पावर से रिलेटेड कोई बात ही नहीं की थी जो प्रीवियस स्कॉलर थे लिबरलिज्म वाले। तो मॉर्गन तो पावर को डिफाइन करता है कि एबिलिटी टू मोल्ड वंस ओपिनियन इन योर फेवर। तो यहाँ पर पहली थ्योरी में जो पावर का मेन मकसद है वो मिलिट्री पावर की बात करते हैं रियलिस्ट स्कॉलर्स। तो पावर से इनका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि भी अगर इनको अपने नेशनल इंटरेस्ट अचीव करवाने तो इनको हर दफ़ा अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बल्कि पावर से इनका मतलब है कि यहाँ पर रिलेशनल पावर है। मीन टू से कि अगर स्टेट ए के पास बहुत ज़्यादा पावर है और स्टेट बी छोटी पावर वाली स्टेट है, और इनके दरमियान किसी एक चीज़ को लेकर डिस्प्यूट आ जाता है, तो स्टेट ए की पावर को देखते हुए स्टेट बी जो है वो अपने इंटरेस्ट को छोड़ देगी कि हाँ भी मैं अभी इतनी कैपेसिटी नहीं रखती कि मैं इसके साथ वॉर में जा सकूँ, इसके साथ लड़ाई कर सकूँ। तो फिर उस छोटी स्टेट के बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, और इस तरह वॉर को अवॉइड किया जा सकता है और पीस लाया जा सकता है। तो इसी बात है हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट वर्सेस क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि लिबरलिस्ट आइडियलिस्ट ने कहा था कि भी हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हो, ट्रेड हो, इंटरडिपेंडेंस हो, जिसकी वजह से कोऑपरेशन होगी और हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी स्टेट्स की। तो रियलिस्ट स्कॉलर्स ने कहा था कि भी ज़रूरी नहीं है कि भी इसी तरीके से ही हार्मनी है। तो रियलिस्ट ने कहा था कि हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेसिक प्रीमिस नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। बेसिक प्रीमिस जो है वो स्टेट के लिए वो उसके नेशनल इंटरेस्ट है। अगर दो और दो से ज़्यादा स्टेट में आपस में क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आता है, कुछ इंटरेस्ट को लेकर क्लैश आता है, अगर ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट एक बड़ी स्टेट और छोटी स्टेट में है, तो छोटी स्टेट ऑटोमेटिकली सबमिसिव हो जाएगी बड़ी स्टेट के सामने कि मैं यहाँ पर क्लैश में नहीं जा सकती। तो अगर ये क्लैश ऑफ इंटरेस्ट दो बड़ी पावर्स के दरमियान है, दो इक्वल पावर्स के दरमियान है,
तो फिर वो कोशिश करें कि आपस में कोऑपरेट करें, क्योंकि दोनों को इक्वल नुकसान पहुंच सकता है। तो ये जो रियलिस्ट थ्योरी है ये वॉर को प्रमोट नहीं करती। वॉर एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट क्राफ्ट का। इनका कहना है कि भाई स्टेट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर होनी चाहिए ताकि वो दूसरों के बिहेवियर को मोल्ड कर सके, और इसके थ्रू कोऑपरेशन भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कोऑपरेशन के लिए हार्मनी ऑफ इंटरेस्ट हो, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू भी हम कोऑपरेशन ला सकते हैं। तो ये थी क्लासिकल रियलिज्म की थ्योरी। तो ये जो दो पहली हमने थ्योरीज पढ़ी हैं ये बेस कर रही थी ट्रेडिशनल अप्रोच के तहत, ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी के तहत। तो अब जो नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे वो साइंटिफिक अप्रोच पढ़ेंगे। अब ये साइंटिफिक अप्रोच आके पूरी ट्रेडिशनल अप्रोच को रिजेक्ट कर देगी कि भाई जिस बेसिस पे आपने ये दो थ्योरीज बनाई है ना यही फ्लॉड है, आपने जो मेथोडोलॉजी यूज़ की है यही सही तरीके से नहीं है, इसमें ही बहुत से लूप होल्स हैं। तो हम वो अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भाई साइंटिफिक अप्रोच वाले किस तरह आके इस अप्रोच को रिजेक्ट कर दें कि भाई ये आपने सही थ्योरीज हमें नहीं दी। क्योंकि उसके बाद हमें नज़र आता है कि 1950s में जाके वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है। तो फिर वो आगे एक्सप्लेन करेंगे साइंटिफिक अप्रोच वाले कि आपने जो चीज़ें इस्तेमाल की थी, जिन चीज़ों को कंसीडर किया था वो सही नहीं थी, इसी वजह से आप इस वॉर को नहीं रोक सके। तो वो आके फिर अपनी थ्योरीज पेश करेंगे, एक नई साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में। तो ये चीज़ें हम फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन भी दबा दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।